P1 आज हम लोगों ने करना है P1। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को P2 के अंदर मसला होता है। P2 के अंदर जो स्ट्रगल इन सूडोकोड क्या होता है, इंशाल्लाह हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। अभी के लिए विल गो फॉर कि हम लोग P1 को कैसे टैकल करें। P1 वैसे तो आसान होता है, P1 इतना मुश्किल नहीं होता। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज सम इम्पोर्टेंट स्टफ। जिस तरह अभी हम ये एक पेपर सॉल्व करेंगे, आई विल बी गाइडिंग यू गाइस थ्रू आउट कि आपको पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, हाउ डू यू डू ऑल द स्टफ इंशाल्लाह, और 75 से मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सको। सही है, तो पहले सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि डाटा कैन बी मेजर्ड इन बिट्स। बिट्स में पता है सबसे छोटा मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। सब जिस तरह एटम सबसे छोटा होता है, इस तरह कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सबसे छोटी स्टोरेज जो होती है वो एक बिट होती है। अब वो आपसे पूछता है कि गिव द नेम ऑफ द डाटा स्टोरेज मेजरमेंट्स दैट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो भाई 1 बाइट जो होता है वो आपके पास 8 बिट्स के इक्वल होता है। और एक और चीज लिखते चले जाओ कि 1 निबल जो होती है आपके पास, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 4 बिट्स, ठीक है। अच्छा, स्टेट हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ कीबी बाइट। अच्छा, सबसे पहले आप कीबी बाइट और किलो बाइट में फर्क समझ लो। देखो, अगर कहीं पे आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कीबी मीबी लिखा हुआ है, तो नो दैट कि इनके अंदर जैसे कीबी बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, क्या, और मीबी के अंदर क्या होंगे 1024 कीबी बाइट, ठीक है। अब भाई सर फिर किलोबाइट और मेगाबाइट क्या होते हैं? देख, किलोबाइट और मेगाबाइट क्या होते हैं, ये देख। किलोबाइट के अंदर आपके पास 1000 बाइट्स होते हैं, ठीक है। और मेगाबाइट के अंदर क्या होता है? मेगाबाइट के अंदर आपके पास 1000 किलोबाइट्स होते हैं। आई होप इसी तरह इट गोज ऑन फॉर गीगाबाइट एंड गीबीबाइट एंड देन टेराबाइट इनटू टेबीबाइट, ये वाली बात है। फिर आगे इसी तरह ये टेबल फिल होता चले आ जाता है। अगर मैं अपने सवाल की तरफ वापस आऊं, तो सवाल में उसने मुझसे मांगा है कि स्टेट हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ कीबी बाइट, कि क्या मांगा उसने? बिट्स पूछा है मुझसे। तो अब मुझे बताओ कि आपके पास एक कीबी बाइट के अंदर कितने बाइट्स हैं? 1024 बाइट्स। तो बाइट से बिट में जाने के लिए मैं क्या करूंगा? 1024 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि मेरे पास एक बाइट के अंदर कितना बिट्स है? 8 बिट्स। तो अब मेरा आंसर आएगा 8192, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू पार्ट सी, गिव द नेम ऑफ द डाटा स्टोरेज मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू 1024 कीबी बाइट्स। अभी देखो, मुझे बताओ कि आपके पास केबी होता है, केबी के बाद एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी होता है, एंड जीबी के बाद आपके पास टेराबाइट आता है, ठीक है। एंड द सेम गोस फॉर कीबी, मीबी, गीबी एंड टेबी। तो अब आपके पास गीबी के बाद क्या आना चाहिए? टेबीबाइट, सही है। तो यू विल राइट योर, आपका आंसर क्या हुआ? 1 टेबीबाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सवाल में भी अक्सर बच्चों को मसला होता है, वो ये कि जो उसमें आपको दो चीजें देखनी होती है। दो चीजें कौन कौन सी? कि आपको जो बिट कलर है उसको सही से किस तरह कैलकुलेट करना है अपने आंसर के अंदर, और ये कि आपके जो रेजोल्यूशंस के मल्टीप्लिकेशन होती है वो आपका आंसर हमेशा बिट्स में देती है। क्या मतलब सर? कि अगर इफ आई रेजोल्यूशन निकालनी है मुझे कि भाई मेरी रेजोल्यूशन कितनी, तो 512 मल्टीप्लाई बाय 512 वुड बी, जो मेरा आंसर आएगा दैट वुड बी बेसिकली इन बिट्स। तो इसका आंसर मेरे पास आना चाहिए 262144, ठीक है। रुको, लेट मी कैलकुलेट दिस। ठीक है, 262144, ओके। आप डू टेल मी, मेरा जो बिट कलर इमेज है, यानी कितने बिट का इमेज, कितने कलर बिट का इमेज है? इट्स बेसिकली क्या, ये मेरे पास 16 बिट का इमेज है। तो 262144 जो मेरे पास आंसर आया, इट्स बेसिकली इन बिट्स,
सही है। अभी आंसर किसमें आ रहा है? इट्स इन बिट्स, क्योंकि एक पिक्सल जो होता है मेरे पास वो 1 बिट के बराबर होता है। सही है। That's how you got to know कि 262,144 बिट्स है मेरे पास। अब 16 बिट लिखा हुआ है, so what will you be doing over here is कि ठीक है कि अब आपके पास आपने अपने आंसर को मल्टीप्लाई किससे कराना है? जो भी आपका बिट कलर इमेज है, इट्स 16 राइट। तो इस 16 से कराने के बाद अब उसने आपसे आंसर कौन सी फॉर्म में मांगा है? ही इज आस्किंग यू फॉर द आंसर इन कीबी बाइट्स। कीबी बाइट्स। तो अब भाई मुझे जो यहाँ से आंसर मिलेगा वो किसमें होगा? इट वुड बी इन बिट्स या बाइट्स, वुड बी इन बाइट्स। ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद अगर मुझे बिट्स से बाइट्स में जाना है तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसको क्या मैं 8 से मल्टीप्लाई करा दूं? ओ सॉरी, डिवाइड करा दूं। 8 से डिवाइड कराऊंगा तो कैन आई राइट डाउन द आंसर एज दिस। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ बाइट्स आ गए। अभी हमने ऊपर देखा कि हमारे पास कीबी बाइट में कितने बाइट्स है? 1024। तो इसको कीबी बाइट में कन्वर्ट करने की व्हाट वुड आई डू इज 524,288 divided by 1024, and that is how you get your final answer, which would be divided by 104, 512. आई होप इसमें अभी तक कोई भी मसला नहीं हुआ होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड from one device to another. Take one box. Which of the term is not a method for transmitting data? वेरी सिंपल, इसमें किसी को भी मसला नहीं होना चाहिए। सीरियल आपके पास ट्रांसमिटिंग होती है, सिंपलेक्स होती है, पैरेलल होती है। सीरियल के अंदर यू गो वन वे, आपके पास सिर्फ एक तक या तो आप सिर्फ जाते हो रिसीवर से सेंडर से रिसीवर या रिसीवर से सेंडर। सिंपलेक्स के अंदर आप जाते हो बट मल्टीपल टाइम्स जाते हो। पैरेलल के अंदर आप क्या करते हो? यू गो मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम टू द रिसीवर। ठीक है, पैरेलल आपके पास वो दो तरह की होती है। तो ये सारे मोड्स आप कम्युनिकेशन के चैप्टर के अंदर पढ़ते हो। पैरिटी जो होता है, ऑन द अदर हैंड, पैरिटी आपके पास एक सिक्योरिटी चेक। ठीक है, ये कम्युनिकेशन या ट्रांसमिटिंग डाटा का तरीका नहीं है, तो आपका आंसर डी होगा। अच्छा, डाटा इज broken down into smaller units to be transmitted from one device to another. Give the name of the unit that the data is broken into packets. ये याद कर लो। ठीक है, आपके पास जब आपका डाटा आपको ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो आप इस बड़े डाटा को छोटे छोटे डब्बों के अंदर स्टोर करा देते हो और उन डब्बों को आप क्या कहते हो? पैकेट्स। चलो आ गया। डाटा इज ऑफन एन्क्रिप्टेड व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक्सप्लेन हाउ डाटा इज एन्क्रिप्टेड यूजिंग सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। ओके यार, देखो सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है। देखो, जब भी आपको किसी डाटा को एन्क्रिप्ट कराना होता है ना, तो फर्ज करो मैं यहाँ लिखता हूँ अपना पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 and 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मुझे इस डाटा को एन्क्रिप्ट करना है इनटू समथिंग एल्स, कि मेरा जो भी हैकर है, अगर वो डाटा को ये डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके बीच में आके कहीं से मेरा डाटा चोरी न कर ले। और अगर चोरी कर भी लेता है, अगर उसको वो एन्क्रिप्टेड डाटा मिल भी जाता है, तो वो उसको क्रैक नहीं कर पाए। सही है, यानी उसको वो डिसाइफर नहीं कर पाए कि भाई इसका एक्चुअल पासवर्ड क्या है। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होती है। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि आपके पास आप एक पासवर्ड देते हो इसको, इस पूरी पासवर्ड को, यानी जो आपका डाटा होता है उसको आप एक पासवर्ड देते हो कि भाई फर्ज करो आई एम चेंजिंग इट इनटू 4312। दिस इज माय एन्क्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है, तो अब अगर मुझे इस एन्क्रिप्टेड पासवर्ड को रिकवर करना है तो व्हाट वुड आई डू इज कि जो मेरा पासवर्ड है, जो अलग पासवर्ड है, यानी उसको मैं की कहता हूँ, जब तक मैं वो की अप्लाई नहीं करूंगा तो मैं अपना एक्चुअल पासवर्ड नहीं देख सकता। सही है, आई विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू। सही है, तो
वो जो की आपने इंक्रिप्ट करने के लिए यूज की थी, उसी की से आप क्या करते हो, उसको डिक्रिप्ट भी करते हो। यानी कि आप इसी की के जरिए आपने यहाँ पर इस पासवर्ड को 4312 में कन्वर्ट किया था, और इसी की के जरिए अब आप इसको वापस 1234 में कन्वर्ट करोगे। तो सिमेट्रिक का सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये आता है कि द पासवर्ड इज इंक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड। पासवर्ड कह रहा हूँ, डाटा, the data can be a password as well. Say the data is encrypted and decrypted using the same key. पहली चीज, as well as अब दूसरी चीजें देखते हैं। यहाँ पे देखो कि आपकी इंक्रिप्शन होती कैसे है। जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है या आपका डाटा होता है, उसको सबसे पहले आपने क्या करना होता है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो जिसके जरिए that process is known as encryption. Plain text is converted to cipher text. ठीक है, using an algorithm सही है, using an algorithm that uses a key, और की क्या होती मैंने अभी बताया, और and that key is transmitted to the receiver so that it can decipher the password. The data। अच्छा भाई, मुझे अपने डाटा को छुपाने की जरूरत क्या है? The only need is to keep my data secure। तो ये तो बहुत आसान था, ये भी मुफ्त का नंबर था। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। Oh my God, एक और फ्री का नंबर। Give the name of the number system that has a base of 16 hexadecimal। Simple as that। 3 ternary numbers are entered into a computer। The computer converts the number and stores them as binary। Give the binary that would be stored for each of the ternary numbers। It's easy यार, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। इसकी बहुत आसान ट्रिक होती है ना, होप कि आप सबको आती भी होगी। If I make up a 8-bit register over here, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मेरे पास 1 2 4 8 16 32 64 और 128 ये मेरे बॉक्सेस होते हैं। सही है, ऐसे मैं अपने बॉक्सेस को फिल करता हूँ। उसके बाद if I want to make it 10, तो 8 plus 2 is 10, so 1 0 1 0, so I would write 0 0 0 0 1 0 1 0। और अगर आप सिर्फ 1 0 1 0 लिखते हो तब भी ठीक है। ठीक है, 50 के लिए क्या करोगे? 50 के लिए what do you need is you need 32 16 and 2, यानी 32 plus 16 is 48 and 48 plus 2 is 50। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 0 0 1 1 0 0 1 0 for 50। तो इफ यू एक्सक्लूड द स्टार्टिंग जीरोस, द लेफ्ट राइट जीरोस, तब भी सही है। अगर आप ये दो जीरोस नहीं भी लिखते पीछे वाले तो मसला नहीं है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 201। गुड क्वेश्चन भाई। 201 के लिए क्या क्या करोगे? 128 plus 64। 128 plus 64 कितना होता है? 128 plus 64 is 188 and 192। 192 में मुझे अब कितना ऐड करना है?
9 ऐड करना है, तो 8 + 9 यानी 1 1 0 0 1 0 0 1। सही है, आगे बढ़ते हैं। यू हैड द वर्किंग स्पेस एज वेल कि भाई 8 + 2 = 10, 64 plus, sorry, 64 plus 128 plus 8 plus 1 was equal to 201। और 50 के लिए हमने क्या किया था, 32 plus 16 plus 2 equals to 50। ठीक है, explain why the data is converted to binary by the computer। भाई क्योंकि कंप्यूटर आपके पास जो है uses logic gates and switches that can only process ones and zeros। आगे चलते हैं। The two binary integers are added together. Add the binary integers using binary addition and show your answer in binary। Show all your working। चलो भाई देखो, बाइनरी के ना कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी हम सबसे पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं। बाइनरी एडिशन के लिए जब आप 0 + 1 करते हो तो आपका आंसर आता है 1। 0 + 0 आपके पास क्या होता है, इट्स ऑलवेज 0। 1 + 0 is 1। जो एक्सेप्शन आती है आपके पास वो 1 + 1 में आती है। 1 + 1 में आपका आंसर 0 आता है और कैरी में 1 चले जाता है। ठीक है, तो अभी कैरी में 1 वाली बात हम लोग जब अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके, व्हाट आर माय नंबर्स 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0। ऐड करते हैं तो भाई 0 + 0 क्या होता है, 0 0 + 1 1 0 + 1 1 and 0 + 0 = 0 और 1 + 0 क्या हो गया यहाँ पे 1। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1 + 1। 1 + 1 की हमने बात की। 1 + 1 क्या होता है, 0 और कैरी में क्या चला जाएगा 1 और कैरी में 1 जाएगा। तो अब 1 + 1 दोबारा से क्या होगा 0 और दोबारा से कैरी में 1 चला जाएगा। अब बताओ 1 + 0 + 0 कितना होगा 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ गया। Okay, the binary integer -32 is stored as a 2 complements integer. Calculate the 2 complement integers that would be stored। Okay, भाई देखो, इसके पास आपके पास जो आपकी सबसे आसान वर्किंग होती है ना वो ये होती है कि आप क्या करो, सबसे पहले प्लस जो भी नंबर उसने नेगेटिव में आपको लिखने को बोला है, तो ये सबसे पहली चीज एक हमेशा याद रखना कि 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हमेशा सिर्फ नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। पॉजिटिव नंबर्स का 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर वो कभी पूछ भी ले तो आप सेम पॉजिटिव का जो बाइनरी होता है वो लिख दो, तो वो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट होता है फॉर अ पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे पहला स्टेप मेरा क्या होता है, +32 का बाइनरी लिखूं, तो +32 का बाइनरी क्या होगा 0 0 0 0 1 0 0 and 0। Is it correct? No, it's not। It's अब करेक्ट है, तो ये। So now what I need to do is, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो ट्रिक्स होते हैं इसको सॉल्व करने के, कि आप क्या करो पहले इसको 1's कॉम्प्लीमेंट में करो, 1's कॉम्प्लीमेंट में फिर आप 1 ऐड कर दो तो आपके पास 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। I'll show you an easier trick। आप क्या करो, राइट साइड से चलना शुरू करो यहाँ से।
यहाँ से लेफ्ट की तरफ चलो, जब आप लेफ्ट की तरफ चलो, जैसे ही आपको पहला वन मिले, यानी फिर जैसे आपको पहला वन मिले उसके बाद के सारे नंबर्स को फ्लिप कर दो, इन्वर्स कर दो सारे नंबर्स को। अब मुझे यहाँ पे तो वन नहीं मिला, मुझे वन मिला यहाँ पे, इस वन को छोड़ के इसके आगे सारे वन को मैं फ्लिप कर दूं तो ये मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट का आंसर बता देगा मुझे। तो इसका आंसर होगा 1 1 1 0 0 0। ठीक है, आई होप इट एड्स अप। ठीक हो गया। A student uses both system software and application software on their computer. Give one example of system software operating system. Give two examples of application softwares. यार आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अ लॉट। आपका जो भी कोई गेम होता है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सोशल मीडिया एप्स भी इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यू कैन राइट अ लॉट अबाउट इन दिस। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी किसी तरह का कोई भी छोटा सा मसला होगा। Describe the difference between system software and application software. भाई इसकी बहुत सिंपल सी बात है। वो सिंपल सी बात ये है कि आपके पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस एंड मेंटेन्स, या मैनेज कर दो, मैनेजेस योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर simultaneously to make it, to keep your computer running। ठीक है, and application software are made so that you can perform your following tasks, your desired tasks। आई होप इसमें भी कोई मसला नहीं होगा, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन 5 पार्ट ए पार्ट बी एंड देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8। 1.5 घंटे का पेपर होता है। वी आर लिटिल बिट इन, इंशाल्लाह हम लोग जल्दी हो जाएगा हमारे, इतना मुश्किल पेपर नहीं है ये। Instructions are processed by a central processing unit in a computer. Complete the paragraph about fetching an instruction into the CPU to be processed. Use the terms from the list. Some of the terms in the list will not be used. You should only use one term. एक टर्म आप एक ही दफा यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, देखो, the program counters contains the dash of the next instruction। भाई आपके पास एड्रेस होता है ना, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर के अंदर किस चीज का एड्रेस होता है, तो नेक्स्ट जिस इंस्ट्रक्शन को आपको आगे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देन इट इज सेंट टू द डैश यूजिंग द एड्रेस बस। भाई पीसी के बाद, प्रोग्राम काउंटर के बाद आप कहाँ जाते हो? एमएआर के अंदर जाते हो ना, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये रहा, इसको भी एक दफा यूज कर लिया। आप यहाँ लिख दो एमएआर using the address bus। अभी आप सिर्फ एड्रेस भेज रहे हो, then the address is then sent to the RAM। RAM अगर समझ नहीं आया समझाता हूँ। Once the address is received, then the instruction stored at the location is sent to dash। भाई देखो, आपके पास जो भी आपका
मेमोरी एक्सेस जो आपको चाहिए होता है, यू गेट इट फ्रॉम रैम, यानी जो आपकी करंट रनिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस पे स्टोर हो रहे होते हैं, रैम पे स्टोर हो रहे होते हैं ना। तो अभी जो भी आपके पास प्रॉब्लम आई होगी उसका एड्रेस आपने एमएआर में जो भेजा है, एमएआर क्या कर रहा है, उस एड्रेस को कहाँ भेज रहा है, रैम के ऊपर टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए। और जब वहां पे रैम को एड्रेस रिसीव होता है तो फिर रैम बोलता है भाई वो जो इस एड्रेस के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है ना, कि इस एड्रेस के ऊपर जो आपने एमएआर के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो उठा के लाके मेमोरी डाटा रजिस्टर के अंदर डाल दो। एमडीआर के अंदर, एमएआर के बाद आप कहाँ जाते हो, एमडीआर में डालते हो, ठीक है, एमडीआर में डाल दो यूजिंग द। अच्छा अब भाई कौन सी बस यूज होगी यहाँ पे, एड्रेस कैरी करने के लिए एड्रेस, डाटा कैरी करने के लिए कौन सी बस यूज होगी, डाटा बस। द इंस्ट्रक्शन इज देन सेंट टू द CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर आपकी यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो CIR में चली जाती है बताने के लिए कि इस वक्त मैं इस इंस्ट्रक्शन को डील कर रहा हूँ। और देन और CIR कहाँ होता है, कंट्रोल यूनिट के अंदर, ठीक है, CIR। The CPU uses an instruction set to decode the instruction state. What is meant by an instruction set? भाई a set of or a set of commands ठीक है, इसको याद कर लो, set of commands that can be processed by the CPU. It's nothing like बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ओके अब भाई हमारे नंबर 2 के अंदर आप बहुत सारे चेक्स पढ़ते हो, अपनी नॉलेज को चेक करने का टाइम आ गया। The table contains statements about error detection methods. Complete the table by giving the correct error detection method for each statement. सबसे पहले मैं आपको याद करा दूं आपके पास कौन कौन से होते थे, पैरिटी होता था आपके पास, इको चेक होता था आपके पास, चेकसम होता था आपके पास, और आपके पास ARQ होता था, और क्या होता था, और क्या होता था, और क्या होता था, चेक डिजिट भी होता था। चेक डिजिट होता, ठीक है भाई। एन ऑड और इवन प्रोसेस कैन बी यूज्ड। आप पैरिटी बिट के अंदर चेक करते हो ना कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ जीरोस है कि इवन नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ तो पैरिटी आ जाएगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। A value is calculated from the data using an algorithm. This happens before and after the data is transmitted. अभी अगर आपके पास आप एक पूरी फुल फ्लेज वैल्यू को चेक कर रहे होते हो, यानी कि एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, उसको फॉलो करके आप एक सम की वैल्यू कैलकुलेट करके डाटा के साथ सेंड करते हो यूजर को कि भाई अगर आपके पास भी डाटा को एन्क्रिप्ट करने के बाद, डिक्रिप्ट करने के बाद यही वैल्यू आती तो आपका डाटा सही, चीज को हम कहते हैं चेकसम। A copy of the data is sent back to the sender by the receiver. Echo check. कि आपका जब रिसीवर डाटा को रिसीव करता है तो क्या करता है, वो फिर वो डाटा दोबारा भेजता है जो ना सेंडर को, भाई बताओ तुमने मुझे ये चीज भेजी थी कि नहीं भेजी थी। एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट आर यूज्ड इन ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इसके नाम से पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज अपेंडेड टू द डाटा that has been calculated into the values checked on data entry. check digit. सही है, दोनों में फर्क क्या है, चेकसम के अंदर आप अपनी वैल्यू को डाटा के अंदर जो ना अपेंड नहीं करते, यहाँ पे आप डाटा के अंदर अपेंड करते हो। अपेंड करने का मतलब क्या, अगर ये मेरा डाटा है, आपने एक और डब्बा ऐड किया और उसके अंदर चेक डिजिट अगर डाल रहे हो
तो आपका सिक्योरिटी चेक डिजिट होगा, और अगर नहीं डाल रहे सिर्फ वैल्यूज अलग से भेज रहे हो साथ से, तो वो चेकसम। ठीक है, आगे चलो। A computer has both media access control address and an IP address. Tick one box to show which of the statements is correct about the MAC address. It is assigned by the manufacturer. It is assigned by a router. It can be static or dynamic. It is made up of 3 different parts. So answer is A. इनको सही भी कर लेते हैं। ये आपको असाइन बाय राउटर नहीं होता, इट इज असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो ये तो वैसे गलत हो गया। इट कैन बी स्टैटिक और डायनामिक, नहीं, आपके पास ये स्टैटिक और डायनामिक नहीं होता, इट इज लोकल एंड यूनिवर्सल। ठीक है, दो तरह के आपके पास मैक एड्रेसेस होते हैं, लोकल और यूनिवर्सल। इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स, 3 नहीं होते, 2 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। An IP address can have an IPv4 or IPv6 format. Give an example of an IP address that is an IPv4 format. चलो भाई, 192.168.0.1 मशहूर जमाना है ये। अच्छा, अगर वो कभी आपसे IPv6 पूछ ले तो उसको भी देख लो, IPv6 कैसे लिखते हैं। 192, आप डबल कॉलन लगाते हो, उसके बाद दोबारा वैल्यू लिखते हो। और याद रखना, इस दफा आपके पास आपकी वैल्यूज के अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी आ सकती हैं, तो यू कैन राइट A075, फिर दोबारा ऐसे 01F, ठीक है, एंड देन अगेन वन लास्ट टाइम A, ठीक है। दिस इज योर IPv6। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द IPv6 फॉर्मेट। पहली बात, हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी आप इसमें डाल सकते हो। दूसरी चीज कि आपके पास इसका जो साइज है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाते हैं, तो वो कितने बढ़ जाते हैं, 128 बिट्स हो जाते हैं ये। ठीक है, और दूसरे आप और भी पता लिख सकते हैं कि दीज आर सेपरेटेड बाय कॉलम्स। यहाँ पे डबल कॉलन नहीं लगाना, सिंगल कॉलन लगाना। हमेशा डबल कॉलन आपके पास एक स्पेशल केस होता है, वो भी दिखाता हूँ, वो भी बताइए। 192 डबल कॉलन, उसके बाद आपने लिखा 76F कॉलन 00A। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं ना, तो ये ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली 192 कॉलन 0000 कॉलन 76F कॉलन 00A। इसका मतलब ये होता है इस डबल कॉलन का कि आपके यहाँ डेटा के पूरे आईपी एड्रेस के बीच में चारों जीरोज हैं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आपके पास डबल सेमीकोलन होती है। और एक चीज और हमेशा याद रखना कि इट कैन ओनली बी यूज्ड वंस। ठीक है, अगर ये 2 दफा यूज हो रहा तो आपका IPv6 गलत हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। द कंपनी हैज अ वेबसाइट दैट इज सफरिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ service attack. Draw and annotate a diagram to show the process of DDoS. Okay. देखो, आपके पास होता ही है, फर्ज करो कि आप अगर एक वेबसाइट यूज कर रहे हो, मैं दराज की वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, फर्ज करो उस वेबसाइट के ऊपर मैं गया और मैं आई एम लुकिंग फॉर एन टू बाय एन आइटम, सही है। अब क्या हुआ कि किसी ने डिसाइड किया कि यार मुझे ना इसका ये वाला आइटम नहीं बिकने देना, आई नीड टू डू समथिंग कि ये वेबसाइट क्रैश कर जाए। तो आप क्या करते हो, आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हो वेब सर्वर को कि मुझे ये वाला आइटम लोड करके दो। अब आपके वेब सर्वर से क्या हो रहा है, आपके वेब सर्वर से सब एक ही वेब पेज बार बार मांग रहे हैं, इतनी दफा मांग रहे हैं, इतनी दफा मांग रहे हैं कि आपका वेब सर्वर कंफ्यूज हो जाता है, और इन दी एंड आपकी जो वेबसाइट होती है वो क्या कर जाती है, क्रैश कर जाती है। तो इस चीज को हम कहते हैं DDoS अटैक। अब इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू कैसे बताएंगे कि भाई ये आपका एक हैकर है, ये थर्ड पार्टी कह दो, उसको हैकर बोल देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, बल्कि नहीं, हैकर नहीं, थर्ड पार्टी सही। ये वो गंदे लोग हैं जो आपके आइटम को नहीं बेचने देना चाहते। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इनके पास जो कंप्यूटर्स हैं,
ठीक है, जो कंप्यूटर्स आप लोग यूज कर रहे हो वेब सर्वर से वेबसाइट मांगने के लिए, इन कंप्यूटर्स को इसने भेजना है एक मालवेयर, एक वायरस भेजेगा। ठीक है, उस वायरस से क्या होगा, हर कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाएगा, आपके इस वेब सर्वर से रिक्वेस्ट मांगना शुरू कर देगा, मुझे भेजो, मुझे ये वाली वेबसाइट भेजो, मुझे ये वाली वेबसाइट भेजो। और वेब सर्वर जब ये सब कुछ नहीं हैंडल कर पाएगा तो क्या करेगा, इन दी एंड क्रैश हो जाएगा। उसको लेबल कर लेते हैं, दिस इज योर वेब सर्वर, आई एम राइटिंग इट आउट WS। ठीक है, दीज आर योर कंप्यूटर्स। बॉट कह रहा हूं मैं इनको, बॉट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कंप्यूटर्स रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, जो इस थर्ड पार्टी बंदे ने हर कंप्यूटर के अंदर वायरस भेजा है, मालवेयर भेजा है, उसने इनको कंप्यूटर्स नहीं छोड़ा, बॉट बना दिया। यानी कि बॉट क्या होता है, बॉट वो चीज होती है जो ऑटोमेटिकली आपके एक रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करे। ठीक है, तो मालवेयर जो आपकी थर्ड पार्टी ने भेजा था उसने क्या किया, इनको बॉट्स में टर्न कर दिया। पांच नंबर, अल्लाह अकबर। चलो जी, identify a solution that can be used to help prevent the DDoS attack being successful। प्रॉक्सी सर्वर एक तरीका, फायरवॉल एक और तरीका। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। A company uses both solid state and optical secondary storage devices। Explain why a computer needs secondary storage। It's good। आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। देखो, सेकेंडरी स्टोरेज आपके पास कौन कौन सी होती है, हार्ड डिस्क, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और उसके बाद प्राइमरी स्टोरेजेस कौन कौन सी होती है, रैम एंड रोम। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज आपको क्यों चाहिए होती है, देखो अगर मैं सीडीज और यूएसबीज की बात करता हूँ, वो भी मेरे पास एक तरीके से पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेजेस हैं। अब इनकी एग्जिस्टेंस की वजह है कि जो भी मैं काम करता हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो मेरे रैम रोम के अंदर तो इतनी स्पेस होती नहीं कि मैं उसके अंदर अपना जो है डाटा स्टोर करा सकूं। तो आप ये इसलिए यूज करते हो ताकि आप डाटा को परमानेंटली स्टोर करा सको। ठीक है, और दूसरी चीज कि आपके कंप्यूटर के साथ जैसे आप जाते हो अगर कंप्यूटर बनवाने, तो वो इजीली आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, यूएसबी कनेक्ट हो जाती है, सीडी अंदर चली जाती है, हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव आपके मदरबोर्ड के साथ अटैच हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो कहाँ पे होएगा, कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है। Three differences between solid state and optical storage। भाई SSD के अंदर you have no moving parts। हार्ड डिस्क के अंदर you have moving parts। ठीक है, उसके बाद SSD uses the NAND gate technology और ऑप्टिकल यूजेस द स्पिन हेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो आपका स्पिनर और हेड वाली जो टेक्नोलॉजी होती है वो यूज कर रहा होता है। आप ये लिख सकते हो। दूसरी चीज आप ये लिखते हो, SSD इज एक्सपेंसिव। बच्चों वाली बात है यार ये तो। whereas HDD is cheap। SSD फास्ट होती है, इज फास्टर,
से लिख के तो ये लिख सकते हैं कि SSD has a faster access time, has a faster access time as compared to optical. ठीक है, सवाल में ऑप्टिकल लिखा, आप भी ऑप्टिकल लिखो। आगे चलते हैं। A garage uses an expert system to help diagnose any problems with cars that needs repair. The expert system is an example of artificial intelligence. Describe what is meant by an AI. यार आप बहुत कुछ लिख सकते हो। भाई देखो, AI जो है वो आपके पास क्या होता है, AI एक सिमुलेशन कह सकता हूँ। AI is a simulation of intelligent behaviors by the computer. ये आप याद कर लो, सही है। ये बुक्स के अंदर भी ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस पे वी कैन टॉक फॉर आवर्स, लेकिन ये डेफिनेशन आप याद कर लो, दोबारा भी लिखने का है तब भी। अब आपको एक नंबर तो मिल गया, यू नीड टू राइट डाउन वन मोर पॉइंट फॉर अनदर नंबर। तो आप ये कर सकते हो, यू शुड नो कि एआई क्या करता है कि एआई को आप जब भी डाटा देते हो तो उस डाटा को रीड करता है और उस डाटा को बार बार रन करता है टू गेट आंसर्स, और फिर वो क्या नाम है, गलत आंसर्स को भी गलत आउटपुट देके भी सीखता है और न्यू आउटपुट देके भी सीखता है। द ओनली थिंग इज सिमुलेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक काम बार बार करता है ताकि वो उस चीज पे परफेक्ट हो जाए, उस चीज पे मास्टरी ले। So you can write down that AI has the ability to repeat the assigned tasks in order to learn and become perfect. ठीक है, ओके। A car has a problem with its braking system, so it is brought into the garage. Explain how the expert system operates and how it is used to help diagnose the problem. इसका आप कुछ भी लाइक यू कैन मेक अप अ स्टोरी ऑफ योरसेल्फ, बट कुछ चीजें इसके अंदर आपको लिखनी पड़ेंगी। वो ये कि जब आप अपने कार को लेके आओगे और आपकी कार को सबसे AI क्या करता है, आपकी कार जो है वो जो भी आपका यूजर है वो पहले गाड़ी के बारे में बताएगा कि जी मेरे पास ये है। उसके बाद वो क्या करेगा, जो जो भी AI होगा वो सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के बाद उन सवालों के जवाब देने के बाद वो क्या करेगा, वो उन सवालों के जवाब देने के बाद आपको सॉल्यूशंस बताएगा, सोचेगा, क्योंकि उसने पहले प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए होंगे, तो उसके बाद सोचेगा कि इसका हल क्या है। फिर उस नॉलेज की बेसिस पे वो आपको क्या करेगा, आपको सॉल्यूशन देगा। जिस तरह ChatGPT को आप सवाल देते हो, क्योंकि उसने पहले प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए, उनकी बेसिस पे आपको सॉल्यूशन देता है। सेम इसी चीज में आपको वो आपकी गाड़ी के बारे में बताएगा और उस एक्सप्लेनेशन सिस्टम में आपको बता देगा कि जी भाई इस तरह जो है आपका डायग्नोसिस हो जाएगा। सो इन बातों की आपको यहाँ पे लेंदी सा एक आंसर लिखना है। जस्ट नो के 5 डिफरेंट पॉइंट्स लिखने होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंपनीज वेबसाइट यूजर्स यूज द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब टू एक्सेस द वेबसाइट। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। यार द इंटरनेट
languages. And as far as I remember, this is the exact same question जो कि आपके A levels के past papers के अंदर आपको मिल भी जाएगा. It is repeated over here. The website has a URL. The URL has three different parts. Identify the three different parts that are included in a URL. अरे यार, प्रोटोकॉल मैं समझाता हूँ ये क्या क्या चीजें होती. प्रोटोकॉल, डोमेन, एंड फाइल नेम. ठीक है भाई, अगर मैं एक वेबसाइट लिखता हूँ https और बैकस्लैश लिखा और लिखता हूँ csol.com. ठीक है, दिस इज योर डोमेन नेम, दिस इज योर फाइल नेम एंड दिस इज योर प्रोटोकॉल. ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना. इन तीन चीजों को मिला के आप क्या करते हो, एक यूआरएल बनाते हो. One function of a web browser is to provide an address bar for a user to enter a URL. Give three other functions of a web browser. भाई तीन कोई भी लिख दो, या you can use social media, you can like storing cookies is one of them. Cookies क्या होते हैं? जो भी आप वेबसाइट यूज कर रहे होते हो तो आपके सर्चेस को, आपके क्लिक्स को वो एक जगह स्टोर कर रहा होता है. वो जहाँ स्टोर कर रहा होता है फाइल्स का कुकीज कहते हो. वेब ब्राउजर आपके वेब पेज को डिस्प्ले कराता है. सबसे आसान चीज तो ये है. और उसके बाद जी आपको डाउनलोड और अपलोड करने की ताकत से नवाजता है. उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बुकमार्क्स ऐड करने का ऑप्शन देता है, और आपको क्या नाम है, मल्टीपल टैब्स यूज करने देता है. ठीक है, there's a lot that you can write down over here. तो इस तरह हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया. इट वाज कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन, जिसमें अगर बच्चा फंसता तो वो फंसता इस सवाल में. और आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग जिसमें उसको फंसना चाहिए था. बाकी सब तो आसान था. I hope कि सब आसान ही होगा. And if you guys have any kind of question, drop it down into the comment section. So we'll be entertaining your queries inshallah. और अगर इस तरह के और लेक्चर्स चाहिए तो भाई फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, है ना? Yes, and for more lectures, like and subscribe our YouTube channel. Okay. Allah Hafiz.